हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेंट। और आज हम करेंगे इंग्लिश पैडागोजी की क्वेश्चन सीरीज में अपनी छठी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमेशा की तरह टॉप 10 क्वेश्चंस जो कि आपके सी टेट जुलाई 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप हमारे फेसबुक या टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वहीं मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम दे रहे हैं इस टाइम बहुत ही अच्छी सीरीज क्वेश्चंस की, जो कि आपके सी टेट जुलाई 2020 में क्वेश्चंस, वो बहुत सारे क्वेश्चंस वो आपको लगने वाले हैं, वहीं आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे भी। देखिए, एक और बात कहनी थी आपसे कि हम देख रहे हैं कि अभी 5 जुलाई को पेपर होगा या नहीं होगा, ये रवायत बहुत फेसबुक या और सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा फैल रही है। तो करना क्या है, बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर की कैंसिल होने की संभावना ज़्यादा है, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें। लेकिन अब क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सीटेट की साइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इसलिए आपको यही मानकर अभी तक तो चलना पड़ेगा कि आपका पेपर 5 जुलाई को ही होगा, क्योंकि जब तक कोई अपडेशन नहीं आता, एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, वरना नॉर्मली 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। बहरहाल आपको तैयारी अपनी फुल रखनी है। हमारे भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन हम अच्छे से क्वेश्चन निकाल रहे हैं, ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएं। क्वेश्चन से कंसेप्ट की तरफ भी हम जाएंगे। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अपना क्या है पहला क्वेश्चन। इफ अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज इज क्लेमिंग हिज हर आंसर देन ही और शी वुड नॉट बी एबल टू। यानी अगर कोई बच्चा क्रेमिंग कर रहा है, क्रेमिंग का मतलब होता है रट्टा मारना। अगर कोई बच्चा रट्टा मार रहा है तो वो क्या नहीं कर सकेगा। ऑप्शन ए है आपका अटेम्प्ट टू वोकैब्युलरी बेस्ड एक्सरसाइज। क्या वो वोकैब्युलरी नहीं सीख पाएगा? भाई, रटने से तो वोकैब्युलरी याद हो जाती है, तो ये काम तो वो कर लेगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। अटेम्प्ट स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस। क्या वो स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा? बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि जिस बच्चे ने कोई चीज रट ली है तो रटने के बाद वो जो क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे तो वो उसका आंसर आराम से दे देगा। फिर है तीसरा ऑप्शन अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग। क्या वो क्रिएटिव राइटिंग नहीं कर पाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बच्चा रटने से अपनी लैंग्वेज नहीं लिखता है, और जब बच्चा अपनी लैंग्वेज नहीं लिखेगा तो इसका मतलब उसके अंदर खुद की क्रिएटिवनेस नहीं आएगी राइटिंग के अंदर। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन सी। क्रिएटिव राइटिंग जब भी आती है जब बच्चा खुद सोच कर लिखता है, खुद अपने विचारों को प्रकट करता है, खुद राइटिंग स्किल्स, अपनी जो लैंग्वेज उसके दिमाग में होती है, सोचता है, वो लिखता है, तभी क्रिएटिव राइटिंग आती है। फिर ऑप्शन डी है आपका अटेम्प्ट क्वेश्चन आंसर्स। क्या क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। देखिए, रटने की बात तो हम क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम क्रिएटिव राइटर नहीं बन पाएंगे अगर हम कोई चीज रटेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई ऐसे रट लिया, तो ऐसे रटने के बाद हम, देखिए, कभी भी अपनी लैंग्वेज नहीं लिख पाएंगे। जो बुकिश लैंग्वेज होगी, जो हमने जहां से रटा होगा, यानी जिसने लिखा वो राइटर है, वो क्रिएटिव राइटर है, हमने उसकी क्रिएटिव राइटिंग को अपने दिमाग में कॉपी कर लिया, तो हमने खुद का कुछ नहीं किया, यानी खुद की जो क्रिएटिव राइटिंग है उसका इस्तेमाल नहीं किया। जब अपने शब्दों में कोई ऐसे लिखते हैं तब आपकी राइटिंग स्किल्स बढ़ते हैं, तब आप क्रिएटिव राइटर बनते हैं। तो अटेम्प्ट क्रिएटिव राइटिंग, तो वो क्रिएटिव राइटिंग अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना लैंग्वेज लेबोरेटरी, यानी लैंग्वेज लैब जो होती है हमारी, इज द प्लेस वेयर द लर्नर्स हैव टू लिसन ऑन हेडफोन। द लैंग्वेज लैब्स आर सेट अप विद अ व्यू टू प्रोवाइड लिसनिंग एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू डेवलप। देखिए, लैंग्वेज लैब के अंदर बहुत सारे हेडफोन होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारी ऑडियो विजुअल एक्टिविटीज होती हैं। तो ये सब किस लिए होती हैं, क्या चीज़ डेवलप करने के लिए होती हैं? ऑप्शन ए है आपका स्पीच हैबिट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है क्रिटिसाइजिंग हैबिट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है आपका लिसनिंग एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी है आपका एनालिसिस हैबिट करने की, यानी आपको विश्लेषण करने की आदत हो जानी चाहिए। अब क्योंकि लैंग्वेज लैब है, लैंग्वेज लैब में क्रिटिसाइजिंग नहीं होगी और ना ही एनालिसिस होगा, तो आपका ऑप्शन जो रहेगा वो या तो आपका क्या रहेगा भाई, या तो स्पीच हैबिट हो सकता है, या फिर आपका ऑप्शन हो सकता है क्या, लिसनिंग एक्टिविटीज। देखिए, लैंग्वेज लैब के अंदर लिसनिंग एक्टिविटीज तो होती हैं, लेकिन उससे डेवलप क्या होता है, उससे डेवलप होता है आपका स्पीच। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, यानी जब हम सुनेंगे तो बोल पाएंगे, जब हम अच्छा सुनेंगे तो बोल पाएंगे।
आप कभी भी देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो पहले सुनता है फिर बोलता है। तो लैंग्वेज लैब बिल्कुल इसी तरीके से है। लैंग्वेज लैब स्टूडेंट्स को एनवायरनमेंट देती है सुनने के लिए, ताकि वो बच्चा सुने, लिसनिंग करे। उसका जो पर्पस होता है बेसिकली ये होता है सुनकर बोले। तो स्पीच हैबिट के लिए, स्पीच हैबिट को डेवलप करने के लिए लैंग्वेज लैब बनाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। The phenomenon where a single word is associated with two or several related meanings is known as। देखिए, जब कोई एक सिंगल वर्ड है और उसके बहुत सारे मीनिंग है, यानी पर्यायवाची है या सिनोनिम बहुत सारे हैं उसके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? देखिए, आपने सुना होगा मीनिंग, स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी मीनिंग की स्टडी करना। ये क्या होता है? सिमेंटिक कहलाता है। यानी सिमेंटिक वर्ड आपने बहुत बार लैंग्वेज के अंदर सुना होगा। सिमेंटिक वर्ड जो होता है उसकी मीनिंग ये होती है कि स्टडी ऑफ मीनिंग, यानी अर्थ का मीनिंग निकालना। आ रही है वह समझ में? स्टडी ऑफ मीनिंग, अध्ययन करना अर्थ का। यानी एक शब्द के बहुत बहुत सारे सिनोनियम्स होते हैं, आपने देखा होगा। एक बात को कहने के लिए बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो जब हम एक बात को कहने के लिए बहुत सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं सिमेंटिक। ठीक है, और एक से ज्यादा है तो एक से ज्यादा हम यूज करते हैं होमो तो एक के लिए यूज होता है। तो एक से ज्यादा यूज जो वर्ड करते हैं हम पॉली करते हैं। जैसा आपने बहुत सुना होगा पॉलीगेमी। पॉलीगेमी यानी गेमी माने शादी और पॉली माने एक से ज्यादा। जब एक से ज्यादा शादी होती है तो उसे हम बोलते हैं पॉलीगेमी, और जब एक से ज्यादा किसी चीज के मीनिंग होते हैं तो उसे बोलते हैं पॉलीसेमी। तो सही आंसर इसका आपका बी होगा, पॉलीसेमी। पॉली का मीनिंग बहुत बार आता है, आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो पॉली का मतलब एक से ज्यादा। जैसा आपने मैथ्स के अंदर भी सुना होगा पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, मोनोनोमियल, ये सारे वर्ड्स होते हैं। मोनो यानी एक, पॉली माने एक से ज्यादा। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्यूरिंग रीडिंग यानी पढ़ने के दौरान, इफ अ स्टूडेंट इज पियर्सिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर एज दे रीड अ टेक्स्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। यानी जब बच्चा, मैं समझा देता हूँ, जब बच्चा कुछ पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद हर एक चीज पर नजर रख रहा है, हर एक चीज, यानी ये नहीं कि रूम में पढ़ रहा है तो रूम की हर चीज देख रहा है। यानी जब वो कोई रीडिंग या टेक्स्ट रीड कर रहा है तो उसकी हर एक सिचुएशन जो वो पढ़ रहा है उस पर हर तरीके से ओवरऑल नजर डाल रहा है। ओवरऑल यानी रिलेशन, यानी लिंक बनाता हुआ चल रहा है कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, ये इससे यहाँ पे इसलिए इसने ऐसा बोला। यानी कोई अगर सिचुएशन आ गई है तो पीछे दोबारा से पढ़कर देखेगा, फिर उसे सिंथेनाइज करेगा। सिंथेनाइज का मतलब जोड़ेगा, यानी लिंक करेगा एक दूसरे की चीजों को। तो जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी भी हम सिंथेसिस करते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को आपस में लिंक करना, जोड़ना। तो यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? हाँ, सिंथेसिस कर रहा है, सिंथेसाइजिंग यानी जोड़ रहा है। ड्यूरिंग रीडिंग इफ अ स्टूडेंट इज पियर्सिंग इंफॉर्मेशन टुगेदर एज रीड अ टेक्स्ट कीपिंग ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। यानी जब वो ये देख रहा है पढ़ते हुए कोई इंफॉर्मेशन, तो ये देख रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कब हो रहा है, तो वो लिंक बैठाता है। तो इन लिंक को बिठाने को ही सिंथेसिसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। यानी जो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्ट करने का प्रिंसिपल, ग्रेड देने का प्रिंसिपल, उसके अंदर क्या नहीं आता? देखिए मैं बता देता हूँ पहले तो क्या आता है। मैं आपको अगर बताऊं, सिलेक्शन, अवेलेबिलिटी बोलता है टीचिंग मटेरियल, यानी जो पढ़ाने का मटेरियल है या स्टडी मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सिलेक्शन और ग्रेड देने में। कवरेज का मतलब होता है सिलेबस कवर होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है चैप्टर को बार बार पढ़ाना चाहिए, यानी एक्सरसाइज करानी चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन है। अब सवाल में पूछा है क्या नहीं है, तो क्या नहीं है वो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के अंदर नहीं आती। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। यानी जब हम कोई लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसका जो आपका इनिशियल होगा, इनिशियल यानी शुरुआत, may be one of the language of learning activities that create the child's awareness to the world। NCF ने बताई ये बात, ये NCF ने बोला है कि भाई जब बच्चा शुरुआत लर्न करता है लैंग्वेज तो उसे वर्ल्ड के बारे में कैसे बताया जाएगा, यानी कौन सी लैंग्वेज होगी। तब that language may be one of the language for learning activities that create child's awareness to the world।
यानी वो कौन सी लैंग्वेज है जिससे बच्चे को दुनिया के बारे में पता लगेगा। देखिए हम अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें दुनिया के बारे में पता करना है तो हमें एक लैंग्वेज का सहारा लेने पड़ता है, वो है इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, पूरी दुनिया में बोली जाने वाली एक मातृभाषा जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश ही ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनली बोली जाती है। हमारे यहाँ भी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है और फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, और बहुत सारी जगहों पर। लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहाँ इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोली जाती है, जैसे चीन वाले अपनी लैंग्वेज बोलना पसंद करते हैं। बहरहाल वो उनकी एक इंटरनल स्ट्रेटेजी है। लेकिन अगर ग्लोबली देखा जाए, कोई अपनी बुक लिखेगा, कुछ भी लिखेगा, सब वो अपना इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि ट्रांसलेशन इंग्लिश का करना ज़रूरी है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल नो इंग्लिश। इंग्लिश सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली या बोले जाने वाली भाषा है। तो हम अगर कहेंगे कि अगर बच्चे को दुनिया के बारे में जानना है तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो दूसरे का पर्सपेक्टिव पढ़ सके और अपनी बात भी कह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ अ लैंग्वेज टीचर हैज पुट द वर्ड्स स्कूल टीचर हेडमास्टर पियोन इन अ ग्रुप देन शी इज फॉलोइंग। सिंपल सी बात है, अगर ये कुछ वर्ड बोले हैं, स्कूल है, टीचर है, हेडमास्टर, ये सारा का सारा एक ही कॉन्टेक्स्ट की बात है। यानी स्कूल, टीचर, हेडमास्टर, पियोन सब एक ही प्रीमिसेस में रहते हैं, दैट इज एजुकेशनल। यानी जो इनका कॉन्टेक्स्ट है एजुकेशनल। यानी जब हम ऐसे वर्ड्स बोलें जो किसी एक ही कैटेगरी में आते हों, या जो किसी एक ही कॉन्टेक्स्ट में बोले जाते हों, या उनका संदर्भ जो है वो एक ही है। मैं अगर आपसे कहूँ कि हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल के अंदर कुछ मैं वर्ड बोलता हूँ जैसे कि मेडिसिन, डॉक्टर, नर्सेस, तो ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो ये इसे बोलते हैं सिमेंटिक ग्रुपिंग। कौन सा ग्रुप है ये? सिमेंटिक। जब हम एक कॉन्टेक्स्ट में रहकर कुछ वर्ड्स बोलते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? सिमेंटिक ग्रुपिंग। तो इसका आंसर आराम से सिमेंटिक ग्रुपिंग हो जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए कि जब हम किसी एक कॉन्टेक्स्ट यानी एक जगह, एक क्षेत्र या एक एरिया या एक फील्ड के बारे में बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं तो वो उसे बोलते हैं सिमेंटिक ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यही हो रहा है। यहाँ पे किसी एजुकेशनल फील्ड की बात हो, या एजुकेशनल फील्ड में देखो स्कूल भी आता है, टीचर भी आता है, हेडमास्टर भी आता है और पियोन भी आता है, तो इसे बोलते हैं सिमेंटिक ग्रुप। नेक्स्ट है आपके, इफ यू आर लिसनिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ टू रीच ए स्पेसिफिक लोकेशन देन यू आर डूइंग। यानी आपको अगर आप सुन रहे हो किसी चीज की लोकेशन, यानी आपको कोई लोकेशन बता रहा है कि भाई ये लोकेशन है, आपको यहाँ ऐसे पहुंचना है, तो जब आप वहां पर सुन रहे होंगे तो वहां पर कौन सा प्रकार होगा सुनने का? क्या वो फोकस्ड लिसनिंग होगी, क्या वो इंटेंसिव लिसनिंग होगी, क्या वो एक्सटेंसिव लिसनिंग होगी, या फिर वो कैजुअल लिसनिंग होगी? फोकस्ड लिसनिंग का मतलब समझ लीजिए। फोकस्ड लिसनिंग जो होती है, जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं और उसकी एक एक डिटेल जो मतलब मेन पॉइंट है उसे फोकस करके पढ़ते हैं, और उसके जो की पॉइंट हैं वो हम उसमें से निकाल लेते हैं, इसे बोलते हैं फोकस लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है हम उसे जनरलाइज करके भी पढ़ते हैं और स्पेसिफिकली भी पढ़ते हैं। यानी एक एक चीज छोटी छोटी चीज डिटेल में पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं इंटेंसिव लिसनिंग। यानी अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो आपसे क्वेश्चन भी हो सकता है, क्वेश्चन भी किया जा सकता है, और आप अगर क्वेश्चन को देने के लायक हो तभी आप इसे बोल सकते हो आपने इंटेंसिव लिसनिंग की है। दूसरा है आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग। एक्सटेंसिव लिसनिंग का मतलब होता है जब हम एक टाइम में बहुत सारे टॉपिक को सुनते हैं। तो जब हम एक टाइम में बहुत सारे टॉपिक को सुनेंगे तो हम उसे हर उसको सरसरी नज़र से देखेंगे। ठीक है, यानी एक्सटेंसिव लिसनिंग इसे भी हम समझ सकते हैं जब आप कोई चीज़ मान लीजिए सर्च कर रहे हो। ठीक है, आपने सर्च किया कि भाई व्हाट इज सिमेंटिक लैंग्वेज, सिमेंटिक क्या है, तो आप एक वीडियो तो देखेंगे नहीं, टॉपिक एक है लेकिन आपने सुना बहुत सारे लोगों को। यानी जब आप एक टॉपिक को बहुत सारे लोगों से सुनते हो या बहुत बार सुनते हो, अलग अलग तरीकों से सुनते हो, उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। ठीक है, और डी ऑप्शन है कैजुअल लिसनिंग। यानी जब आप बिना अटेंशन के सुनते हो, यानी आप कोई बोल रहा है और आप विदाउट अटेंशन बोलते हैं, इसे बोलते हैं कैजुअल लिसनिंग। यानी विदाउट अटेंशन सुनना, कैजुअल लिसनिंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकेशन के बारे में आप सुन रहे हो, तो यहाँ पर आप इंटेंसिव लिसनिंग सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जरा सा भी अगर आपने फोकस हटाया तो आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे।
यानी डिटेल के अंदर आपको होगा। आप कभी भी सुन देखो, हमेशा ध्यान रखना, इसे इस तरीके से समझ सकते हो, अगर आपको कोई एड्रेस बता रहा है तो आप कितने अटेंटिव हो जाते हो, एक एक चीज उससे पूछते हो, तो इसे इंटेंसिव लिसनिंग बोलते हैं, ठीक है। Which one of the following is not the objective defined by NCF 2005 for teaching English at primary level? At primary level यानी इनमें से कौन सा NCF के अनुसार ऑब्जेक्टिव नहीं है इंग्लिश को सिखाने का प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल यानी आपका छठी से 8वीं क्लास। टू यूज डिक्शनरी सुटेबल टू देयर नीड्स, नहीं ये ऑब्जेक्टिव है क्योंकि छठी से 8वीं में बच्चा डिक्शनरी का यूज करता है, उससे वर्ड्स निकालता है। टू बी एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल पर्सन रिस्पॉन्सेज इफेक्टिवली, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू बी एबल टू आर्टिकुलेट इंडिविजुअल पर्सनल रिस्पॉन्सेज इफेक्टिवली, यानी जब आप किसी का जवाब देने लगे इफेक्टिवली आर्टिकुलेट, यानी सही लैंग्वेज में सही लहजा होना चाहिए उसका, जब आप अपना क्या करने लगते हो, जवाब देने लगते हो, तो ये भी ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा इफेक्टिवली जवाब दे। टू प्रमोट लर्नर्स conceptualization of printed text in terms of heading, paragraph and horizontal lines। देखिए हेडिंग, पैराग्राफ और हॉरिजेंटल लाइंस ये लैंग्वेज का पार्ट है ही नहीं, तो ये इंग्लिश का पार्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हेडिंग के बारे में पढ़ना, पैराग्राफ के बारे में पढ़ना, हॉरिजेंटल लाइंस के बारे में पढ़ना, ये ऑब्जेक्टिव इंग्लिश को सिखाने में नहीं आता एनसीएफ के द्वारा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक होगा। इसके बाद है टू नेगोशिएट देयर ऑन लर्निंग गोल्स एंड इवैल्यूएट देयर ऑन प्रोग्रेस, एडिट, रिवाइज, रिव्यू देयर ऑन वर्क, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, नेगोशिएट देयर ऑन लर्निंग यानी नेगोशिएट करते हैं, लर्निंग को आपस में सीखते हैं। गोल्स एंड इवैल्यूएट देयर ऑन प्रोग्रेस, अपने प्रोग्रेस जो हो रहा है उसे खुद इवैल्यूएट करते हैं, उसमें खुद प्रोग्रेस लाते हैं, उसे एडिट करते हैं, रिवाइज करते हैं और अपने उस पर काम करते हैं। तो ये सब इंग्लिश में टीचिंग में आएगा, बिल्कुल आएगा, ये इंग्लिश टीचिंग का पार्ट है। लेकिन प्रिंटेड टेक्स्ट को हेडिंग पता करना, ठीक है, उसके पैराग्राफ देखना, उसके हॉरिजेंटल लाइन से, ये आपका इंग्लिश में नहीं आएगा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज्ड टू टीच। देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ना तो अब यूज किया जाता है और ना ही ये हमारे बिल्कुल सिलेबस से हट चुका है। ये बहुत पहले हुआ करता था, ट्रेडिशनल मेथड था ये, यानी आज से कम बहुत सालों पहले, यानी हम भी देख चुके हैं, खैर ये तो, हालांकि हमने भी बहुत बार देखा है कि हमें ग्रामर जो सिखाई जा रही है वो ट्रांसलेशन से सिखाई जा रही है, जबकि ट्रांसलेशन से ग्रामर सीखना सबसे भद्दा तरीका और बेकार तरीका माना गया है, और इसीलिए इसे क्लासिकल लैंग्वेज बोला गया, टू टीच क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल का मतलब ही होता है ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल चीज़ें थी, ये बहुत पुरानी थी जब ग्रामर ट्रांसलेशन से होया करता था, अब नहीं। अब आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, आप ग्रामर ट्रांसलेशन से नहीं सीख सकते, रूल्स ग्रामर ट्रांसलेशन से नहीं सीख सकते, खुद ग्रामर आप ग्रामर ट्रांसलेशन से नहीं सीख सकते। ये तो बस क्लासिकल लैंग्वेज थी, पहले कभी सिखाया जाता था, जिसमें आप बिल्कुल डिक्टो अनुवाद करते थे किसी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, तो ये पहले का था, अब नहीं है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपनी दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी आपके बने हुए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी कोई टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उसमें भी आप बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।